हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपन जो चैप्टर जो है स्टार्ट किया था, 2-4 वीडियो मैंने उसमें बनाई, आपको पढ़ा रहा था मैं नाउन के बारे में। तो मैंने बताया नाउन के बारे में 4 चीज़ें अपन पढ़ते हैं। नाउन के टाइप्स, उसके जेंडर, उसके नंबर और उसके केस। तो टाइप बताए मैंने, जेंडर बता दिए, और पिछले जो वीडियो दो वीडियो थे वो आपके नंबर्स के बारे में थे कि किस तरह से नाउन जो है उसका सिंगुलर से प्लूरल में फॉर्म किया जाता है, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, ये चीज़ें मैंने बताई। अभी आगे बढ़ते हैं नाउन के केस। तो मैंने शुरुआत में जो एक सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज बताई थी, मैंने बताया सेंटेंस में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 8 चीज़ें आती हैं, जिसमें से एक नाउन भी होता है। तो नाउन के जो अभी पढ़ेंगे वो होंगे नाउन के बारे में उसके केस, यानी एक सेंटेंस में एक नाउन जो होता है उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ आता है, क्या क्या काम करता है एक नाउन एक सेंटेंस में आकर के। तो ये जो टॉपिक है ये आपका है नाउन केस के बारे में। टॉपिक दे रहा था द नाउन, और अभी देखेंगे इसके केस के बारे में। और दूसरी लैंग्वेजेस हैं आपके, हिंदी है, संस्कृत है, उनमें भी केस होता है, उसको पढ़ते हैं अपन कारक। इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको केस। तो देखते हैं कहाँ कहाँ नाउन है एक सेंटेंस में आता है, क्या क्या उसका यूज होता है। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। John threw a stone, the horse kicked the boy. Kicked the boy. तो एक बार वापस जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे, सेंटेंस के बारे में जानकारी बताई थी, वहां पे लेके चलते हैं। तो अंडरलाइन करते हैं वो इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जॉन यहां तक का एक हिस्सा, और ये वर्ब स्टार्ट हो गए थ्रू, यहां से लेकर के दूसरा हिस्सा। द हॉर्स ये वाला एक हिस्सा, और वर्ब स्टार्ट हो गई किक्ड, यहां से लेकर के दूसरा वाला हिस्सा, यानी एक हिस्सा सब्जेक्ट हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया। अभी भी आपने अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं पढ़े हैं तो मेरा जो सबसे फर्स्ट वाला शुरुआत वाला वीडियो है, बिल्कुल स्टार्ट जो किया था, वहां जाके देखिए, आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आएगा। तो ये एक मिल गया आपको सब्जेक्ट, और दूसरा आपका प्रेडिकेट। तो आप देखेंगे कि प्रेडिकेट वाले हिस्से में क्या होती है, एक वर्ब होती है, ये भी मैंने बताया था। और वर्ब सेंटेंस में एक ऐसे नाउन के साथ एग्री करती है जो नाउन उसका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जॉन जो है वो जो वर्ब थ्रू आई है वो किसके लिए आई है, जॉन के लिए। या जो किक वर्ब है, किक किसने किया, हॉर्स ने। पत्थर है वो थ्रू, फेंका किसने फेंका, जॉन ने। तो जो वर्ब जिस नाउन के लिए आ रही है वो उसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से अपने सामने एक केस आ जाता है, वो होता है आपका सब्जेक्टिव केस। अभी यहां पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो पहला वाला आ गया सब्जेक्टिव केस, या फिर उसको एक नाम और बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, या फिर उसको बोलते हैं
नॉमिनेटिव केस यानी एक सेंटेंस में नाउन जो आता है वो उसका नाउन में सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है। तो एक काम हो गया नाउन का, वो उसका सब्जेक्ट बनता है। जब वो सब्जेक्ट बनता है तो उसको सब्जेक्टिव केस कह देते हैं या फिर नॉमिनेटिव केस बोल देते हैं। तो एक यूज हो गया। इसी में दूसरा देखते हैं, वापती थ्रू, थ्रू का सब्जेक्ट हो गया जॉन सब्जेक्टिव केस में। अब थ्रू यानी फेंकना, फेंका, क्या फेंका, ये इसका आ गया क्या, स्टोन जो है ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। यानी पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो वाव जो है उससे क्वेश्चन करते हैं वोट, या फिर यूं करते हैं जो वाव जो होती है उसका इफेक्ट जब आगे वाले नाउन पे जाता है, जैसे यहाँ पे थ्रू फेंका, तो क्या फेंका, ये आगे जो भी नाउन आ जाता है वो उसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे द हॉर्स किक्ड, किक किया, किसको किया या क्या किक किया, तो ये किक का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, द बॉय पे। तो द बॉय इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दूसरा वाला केस भी अपने सामने आ गया। यानी नाउन एक तो काम करता है सब्जेक्ट बनता है, एक क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दूसरा वाला केस हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। इस ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। नाउन सेंटेंस में आके सब्जेक्ट बनता है, जब बनता है तो उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। एक नाउन जब किसी सेंटेंस में आकर के जब ऑब्जेक्ट बनता है उसको ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं या फिर एक्यूजेटिव केस बोल देते हैं। एक आपको नॉमिनेटिव केस है, उसी तरह से आपका एक आता है नॉमिनेटिव एड्रेस। यानी एक नाउन जो है सेंटेंस में आता है बिल्कुल शुरुआत में, जो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब्जेक्ट ही है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होकर के वहां पे उसको नॉमिनेट किया जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, तब उसको बोल देते हैं आपका नॉमिनेटिव एड्रेस। एग्जाम्पल देखो, मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, हरीश वेट फॉर मी, सरला कम हियर। अगर ये हरीश और सरला जो आपके सामने नाउन आ रहे हैं, अगर ये सब्जेक्ट होते तो आपको पता है हरीश के बाद में जो वेट वर्ब आती है आ रही है उसमें एस होता है, यानी हरीश वेट्स होता। अगर ये सब्जेक्ट होता, सरला के बाद में जो कम वर्ब आ रही है अगर वो सब्जेक्ट होती तो सरला के बाद जो कम आ रहा है उसमें एस लगता है, यानी कम्स, सरला कम्स हियर। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बना करके उनको नॉमिनेट किया जाता है, पुकारा, जैसे जैसे हिंदी में कहते हैं अरे रवि इधर आ, तो अपने जो रवि को कहा है उसको अपने नॉमिनेट किया, उसको बुलाया है, उसको पुकारा गया। तो जब इंग्लिश में इस तरह से नाउन उसके बाद हल्का सा कोमा आता है और उसके बाद में आगे का प्रेडिकेट आ जाता है, तो इस तरह से जो नाउन होता है वो कौन से केस में होता है, नॉमिनेटिव एड्रेस में होता है, उसको नॉमिनेटिव एड्रेस करते हैं। तो आपको पता चल गया कि नाउन है एक सेंटेंस में आकर के तीन काम कर रहा है।
चलो और आगे बढ़ते हैं। तो नाउन के मैंने आपको सब्जेक्टिव केस बता दिया, जब सब्जेक्ट बनता है उसको नॉमिनेटिव भी केस कहते हैं। सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल शुरुआत में यूज होता है, उसको नॉमिनेटिव भी केस में लिया जाता है। ऑब्जेक्ट बनता है तब वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। और देखते हैं जिस तरह से आपकी जो हिंदी है उसमें आपका जो अलग अलग कारक हैं, संपादान, अपादान, तो इस तरह से जो उसमें कारक यूज होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी बहुत सारे कारक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने समेट करके एक में ही ले लिया है। ऑब्जेक्टिव केस में कुछ और चीजें हैं, नाउन है, कहाँ कहाँ आता है देखते हैं। एक बार इन तीनों को आप नोट कर सकते हो, फिर मैं इनको मिटा देता हूं और आगे बताता हूं। तो या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या इनको वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा था, द हॉर्स किक्ड द बॉय। इसमें जो किक वर्ब जो आई है उसके बाद में जो नाउन आ रहा है वो वर्ब किक का ऑब्जेक्ट है। वर्ब जो किक आ रही है उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो इसका जो इफेक्ट इंप्लाई होके जा रहा है उस नाउन पे जा रहा है, कौन से पे, जो द बॉय आ रहा है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इधर वाला इस वर्ब का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों क्लियर हो गए। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंस। देखिए, मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। फिर वही देखते हैं, इसमें छांटते हैं, द बुक सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि इज जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग अग्री कर रही है, तो ये सब्जेक्ट आ गया। तो कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। वर्ब आ गई, उसके बाद में जो वर्ब जिस तरह से किक आ रही थी, जिस तरह से थ्रू आ रही, जो किस पे इफेक्ट जा रहा था? आगे वाले नाउन पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको एक नाउन तो देखने को मिल रहा है टेबल, लेकिन नाउन से जस्ट पहले आपका आ रहा है नाउन्स। जो द टेबल है उससे पहले आ रहा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में मैंने बताया, जो शुरुआत में बताया था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है जो हमेशा ही किसी न किसी नाउन के पहले आता है। यानी एक सेंटेंस में अगर कहीं भी आपको प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब इसके बाद कोई न कोई नाउन आएगा। तो यहाँ पे द टेबल से पहले जो ऑन है ये प्रीपोजिशन है, और ये वाला जो नाउन है वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होकर के यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरह से हो गए, तो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट, और इस तरह के सेंटेंस में आपको जो नाउन मिलता है वो कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन ऑन। और एग्जांपल, the cat is under the table. The fan is running over our head. तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन अंडर है, प्रीपोजिशन ओवर है जो हेड से पहले आया है। तो ये प्रीपोजिशन आने के बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन ऑब्जेक्ट होता है किसका? प्रीपोजिशन का। द टेबल ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये टेबल
ये जो अंडर प्रीपोजिशन आया, इस अंडर का ऑब्जेक्ट, तो एक केस हो जाता है आपका नाउन कहाँ आता है, नाउन सब्जेक्ट आ जाता है, नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है वर्ब का, और नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एक प्रीपोजिशन का। तो एक चीज यहाँ पे और लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, एक जो नाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सरल अगर लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, कोई भी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसको खोलो, उसमें प्रीपोजिशन ढूंढो तो देखोगे कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में कोई नाउन है, तो वो नाउन है ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, प्रीपोजिशन का। और देखते हैं आगे, तो इनको नोट करते चलो, मिटा देता हूं एक बार में। तो इस तरह से ये प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस में आता है। हालांकि जो पहले वाला था वो वर्ब का ऑब्जेक्ट था, और ये वाला नाउन जो आ रहा है अभी वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रहा है। केस सेम है, ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। कई ऐसे सेंटेंस देखे होंगे जिसमें आपने देखा है कि दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा रमा गेव ए बॉल। रमा जो है सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसके बाद में गेव दिया, क्या दिया, ए बॉल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। और देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, इसमें तो रमा गेव ए बॉल यानी सब्जेक्टिव केस में एक नाउन, और ये वाला नाउन जो बॉल है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि गेव जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। नीचे वाले में देखिए रमा है, सब्जेक्टिव केस में है, ये आपकी वर्ब आ गई। तो रमा ने दिया क्या, ए बॉल, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, और किसको दिया, हरी को, ये भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन आने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, नाउन ही है। हरी भी नाउन है और आपकी बॉल भी नाउन है। लेकिन इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं, आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनमें एक तो आपका लिविंग थिंग होती है और एक होती है नॉन लिविंग, यानी एक तो कोई पर्सन होता है, एक कोई थिंग होती है, जो चीज बोलते हैं इसको। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनको जब पहचान करते हैं तो इसको एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली ये कहा जाता है कि जो वर्ब के जस्ट बाद में, यानी जो वर्ब आ रही है उसके जस्ट बाद में जो नाउन आता है वो उस वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब के बाद में आता है, यानी नाउन के वर्ब के जस्ट बाद में जो नाउन आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और वो जो लास्ट में आता है वो डायरेक्ट। तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये हरी जो है ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये बॉल हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से समझो, ऐसे सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, जिस तरह से रमा गेव हरी ए बॉल, तो एक ऑब्जेक्ट आपका हरी आ गया, दूसरा आ गया एक ये बॉल। और एग्जांपल, सी गेव मी ए पेन, तो उसने
सी गेव दिया, क्या दिया? ए पेन, किसको? मी। तो सी गेव मी ए पेन, तो दो ऑब्जेक्ट वाला। तो इस तरह से एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार क्या हो जाता है, इसी सेंटेंस को चेंज करके मैं नीचे लिखता हूं। यहां पे देखिए, रमा gave a ball to हरी, ऐसे भी लिख दिया जाता है। यानी जो अभी मैंने बताया कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जस्ट वर्ब के बाद में आता है। यहाँ पे इसने जस्ट वर्ब के बाद में क्या लिख दिया? डायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऐसे भी लिख दिया, रमा गेव ए बॉल टू हरी। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो पहचान करने के लिए सबसे जो मेन फॉर्मूला वो याद रखना है कि जो लिविंग थिंग होती हैं, जिसमें पर्सन होता है, लिविंग थिंग पर्सन यानी हरी है, जिससे मैंने बताया सी गेव मी ए पेन, जो लिविंग थिंग मी आ गया। तो जो लिविंग थिंग होती है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग यानी कोई थिंग होती है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो केस में फिर देखते हैं, सब्जेक्टिव केस मैंने बता दिया। ऑब्जेक्टिव केस में आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें नाउन बैठता है, या फिर वर्ब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। इन दोनों में भी कौन आता है? हमेशा नाउन ही आता है। तो नाउन क्या क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है, तीन तरह से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी, आप नोट कर सकते हो इस चीज को। तो इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी अपन किस में लेंगे? उसी में सब ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस ही कहेंगे इनको भी। चलो और यूज देखते हैं नाउन के, नोट कर सकते हो आप इनको। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज रमाज अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आप फिर वही नाउन छांटने की कोशिश करते हैं। तो दिस जो है वो आपका प्रोनाउन है, एक रमा जो आपके सामने नाउन आ गया, और एक आ गया आपके अम्ब्रेला। तो यहाँ पे जो एक नाउन था कौन सा? अभी अपन इसको पिछले सेंटेंस में रमा देख रहे थे। इस रमा को चेंज करके क्या बना दिया? एक तो लगा दिया आपका ये अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया, और उसके बाद में लगा दिया आपका इंग्लिश वाला एस। तो किसी नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी, ये जो सिंबल है, बड़ा करके बताता हूं आपको मैं, कुछ इस तरह का जो सिंबल है अपोस्ट्रोफी, वो यूज करके एस लगा दिया जाता है। तब वो क्या होते हैं? नाउन का एक केस बन जाता है। उस कंडीशन में वो किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ में रिलेशन बताता है या पजेशन बताता है। पजेशन, पजेशन यानी संबंध, किसी का किसी चीज पे अधिकार होना। तो यहाँ पे जो दिस इज रमाज अम्ब्रेला, यानी जो अम्ब्रेला जो है वो किससे रिलेटेड है? रमा से रिलेटेड है। तो रमा जो नाउन था, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके किसी दूसरी चीज के साथ इसका रिलेशन बता दिया जाता है। तो इस तरह से जब नाउन का यूज होता है किसी सेंटेंस में, तब उसको क्या नाम देते हैं? आपका यहां लिखता हूं,
पजेसिव केस, जब किसी नाउन को उसका जो फॉर्म चेंज करके उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के एस बना दिया जाता है, तब उसका जो काम हो जाता है वो किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशनशिप या पोजीशन बताना हो जाता है। उस कंडीशन में उसका जो केस होता है वो होता है आपका पजेसिव केस। क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो किसका है, रमा का है, तो रमा यहाँ पे पजेसिव केस में आ गई है। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, ऑथरशिप बताते हैं, या ओरिजिन यानी ये चीज किसने बनाई है, किससे रिलेटेड है, इस किसी नाउन पे किसका अधिकार है। लिखता हूं देखो, मैंने लिखा यहाँ पे शेक्सपियर्स नॉवेल्स। इसका मतलब जो शेक्सपियर जो है, जो आपका एक नाउन था, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, उसके बाद मैंने लिखा ये दूसरा नाउन है नॉवेल्स। यानी ये जो नॉवेल्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं, शेक्सपियर से रिलेटेड हैं। मैंने लिख दिया मदर्स लव, जो नाउन मदर था, मदर के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया और दूसरा वाला नाउन हो गया आपके लव। तो ये लव जो है वो किससे रिलेटेड है, वो वाला लव जो किसके द्वारा फील किया जाता है, मदर के द्वारा। तो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए जब अपोस्ट्रोफी लगा करके एस ऐड कर दिया जाता है तो वो पजेसिव केस में यूज हो जाता है। और एग्जांपल्स, स्कूल, शोक मैंने जो नाउन लिखा उसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा दिया, यूज कर दिया और यहां लिख दिया मैंने स्कूल। इसका मतलब ये वो वाली स्कूल हो गई जिसका रिलेशन अशोक से है, यानी अशोक इस स्कूल में जाता है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, जो इस केस का यूज कर लेते हैं। और देखिए किस तरह से पजेसिव केस है जो आपका फॉर्म किया जाता है। वो दो चार चीजें हैं वो आपको बताता हूं। तो जब नाउन आपका सिंगुलर हो और उस नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताना हो, तब सिंपली अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लगाते हैं। जैसे शुरुआत वाले में जो सेंटेंस बताया, रमाज अम्ब्रेला, देखिए द बॉयज बुक, द बॉयज बुक। किंग्स क्राउन, बॉयज बुक किंग्स क्राउन, यानी जो लड़का है उसकी बुक, किंग्स है उसका क्राउन। लेकिन कई बार क्या होता है, पजेसिव केस बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे जो नाउन होते हैं जिन जो होते तो सिंगुलर है। अभी मैंने बताया सिंगुलर नाउन को पजेसिव केस बनाने के लिए सिंपली अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद में एस लगा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे नाउन जो होते हैं जो होने में सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन उसका जो एंड वाला जो साउंड है वो बहुत ज्यादा हिसिंग होता है। हिसिंग यानी जिसमें संस्कार यानी सह वाली जो साउंड है वो ज्यादा निकलती है, तब उनमें सिंपली केवल अपोस्ट्रोफी लगाते थे। जैसे
कॉन्शियस सेक, गुडनेस सेक, गुडनेस के लिए, कॉन्शियस के लिए, जस्टिस सेक, जस्टिस जो है उसमें लास्ट में सीई यानी से जो साउंड आ रहा है, इसलिए सिंपली उनके बाद में अपन क्या एस नहीं लगा करके अपोस्ट्रोफी ही लगा देते हैं। और देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके बाद में ऑलरेडी ही क्या एस लगा हुआ होता है, तो तब उनको क्या करते हैं अपन सिंपली केवल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अभी तो मैंने बताया सिंगुलर के बाद में अपोस्ट्रोफी और एस। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन जिनमें लास्ट का जो साउंड है वो थोड़ा हिसिंग होता है, तब केवल अपोस्ट्रोफी लगा के पोजीशन बता देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे बॉयज, बॉयज, बॉयज बुक लिखा था, लेकिन जब मैं अगर एक बॉय की बात न करके बहुत सारे बॉयज की बात करूं, तब वो पहले से बॉय जो होगा वो प्लूरल होगा, तो यहां लिखा जाएगा बॉयज। और जब ऑलरेडी इसमें एस है तो इसके बाद केवल अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है। और जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे बॉयज स्कूल, बॉयज में बॉय में ऑलरेडी एस है, उसका प्लूरल बना लिया गया है, तो बाद में केवल अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं। गर्ल जो है सिंगुलर, अगर इसका बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस, लेकिन अगर बॉयज पहले से गर्ल्स प्लूरल लिखा हुआ है जिसमें एस आ रहा है, तो सिंपली ही केवल क्या लगाएंगे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इस तरह से लिखा जाता है गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज यानी प्लूरल के बाद में अपोस्ट्रोफी, गर्ल्स जो है प्लूरल है पहले से ही एस लगा हुआ है, तो केवल और केवल अपोस्ट्रोफी। बॉयज अगर मैं इसको जो एस है इससे पहले लगाऊं अपोस्ट्रोफी लगाऊं, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी एक लड़के का स्कूल, GIRL, एल के बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाऊंगी, इसका मतलब लड़की का हॉस्टल। लेकिन एक लड़के का या एक लड़की का स्कूल हॉस्टल नहीं होता है, वो क्या होता है बहुत सारों का प्लूरल में होता है, तो प्लूरल बनाने के बाद लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया लड़कियों का हॉस्टल। अभी जो 5 सितंबर था, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया था, तो मैंने बहुत सारे स्टेटस वगैरह देखे थे जिसमें कई जगह ऐसे लिख रखा था टीचर और अपोस्ट्रोफी एस और डे, टीचर्स डे। तो यहाँ टीचर जो सिंगुलर है एक है, उसके बाद अगर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, इसका मतलब हो गया एक टीचर का दिवस। लेकिन उसको कैसे लिखना था, टीचर को प्लूरल बनाया यानी टीचर्स यानी सारे टीचर्स, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी ऐड करना था, तो वो क्या हो जाता टीचर्स डे यानी जितने भी शिक्षक हैं उनका दिवस। तो ये जो है अपोस्ट्रोफी वाली बात आपके समझ में आ गई कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल यानी एस लगाने के बाद या फिर एस से पहले ऐड करते हैं तो कितना उनमें अंतर हो जाता है। तो इस तरह से जब नाउन का यूज किया जाता है तब उसको बोलते हैं क्या पॉजेसिव केस। और देखते हैं कुछ बातें। कई बार क्या होता है किसी नाउन के साथ दूसरे नाउन का पोजीशन बताना होता है, लेकिन एक अकेला नाउन अकेला वर्ड नहीं होकर के बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। तब क्या करते हैं, तब अपन जो सबसे लास्ट वाला वर्ड है उसके बाद में अपोस्ट्रोफी ऐसे ऐड करते हैं। जैसे द किंग ऑफ
यहाँ लिखना था कि भूटान के जो किंग हैं उनका विजिट। तो यहाँ पे किंग जो है ये भी नाउन है, भूटान भी नाउन है, तो एक साथ है, इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला वर्ड है भूटान, उसमें अपन अपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे तो किंग ऑफ भूटान विजिट हो जाता है। तो एक बात और बोलूं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए उनकी स्पीच की बात करूं तो ऐसे लिखूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, लास्ट में कहां लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफी। यहां लगेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीच, यानी जो बहुत सारे जब वर्ड्स आ जाते हैं तो लास्ट वाले वर्ड के बाद में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो जाता है। यहाँ स्पीच का रिलेशन बताना था किससे, प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन जो एक साथ बहुत सारे वर्ड आ गए तो लास्ट वाले के साथ ऐड करते हैं। कई बार क्या होता है, वर्ड्स जो होते हैं इसी तरह से एक साथ आते हैं, लेकिन उसमें नाउन जो है आपका अपोजिशन में होता है। अपोजिशन में अभी इसी टॉपिक में आगे बताऊंगा, एक और उसका केस है जहां काम आता है। तो एक बार देखिए ये वाला एग्जांपल, उसके बाद जो एक अपोजिशन वाला है उसको देखेंगे तो बात आपके क्लियर हो जाती है। तो देखिए, तो कई बार सेंटेंस में जो है दो नाउन बिल्कुल अगल बगल में, जिसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपन आगे वाले नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, दैट इज टैगोर, मैंने लिखा दैट इज टैगोर द पोइट, यानी टैगोर जो कि एक पोइट है। तो ये जो टैगोर और पोइट जो दो नाउन बगल बगल में आए हैं, इनका अगर रिलेशन हाउस से बताना है कि हाउस किसका है, तो दोनों में से जो आगे आ रहा है, जो लेटर आ रहा है, बाद में आ रहा है, उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, दो नाउन होते हैं जो बिल्कुल क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह से आप देखते हो कि कई बार शॉप्स जो होते हैं, दुकानें जो होती हैं, उनके बाहर लिखा होता है जैसे घनश्याम दास एंड सन्स स्टेशनरी, या कुछ परचून की ऐसे किराने की शॉप्स होती हैं, उनमें दो जनों का, दो भाइयों का ऐसे नाम लिखा होता है जो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से जब दोनों साथ यूज होते हैं तो इसमें भी आगे वाला जो नाउन है उसके बाद में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, करीम एंड सलीम्स बेकरी, करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी करीम और सलीम की जो बेकरी की जो शॉप है। तो इस तरह से इनका जो बेकरी से रिलेशन बताने के लिए जो करीम और जो सलीम जो है, जो लास्ट में जो आया है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और देखिए कई बार क्या होते हैं, दो नाउन जो होते हैं कंजक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन्स को या थिंग को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, तब दोनों में ही क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे देखो, राजा राउज एंड आर के यहाँ जो मैंने लिखा है नाउन नोवेल,
तो राजा राउज एंड आर के नारायण दोनों में ही अपोस्ट्रोफी एस लगाया, क्योंकि जो मैंने नॉवेल्स जो बताए हैं, जो नाउन एक और आया नॉवेल, वो दोनों का रिलेशन राजा राव के नॉवेल्स और आर के नारायण, क्योंकि आर के नारायण और राजा राव दोनों जो नाउन हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों में ही क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और देखिए एग्जांपल, यहाँ मैं पोएम्स की बात कर रहा हूँ, तो पोएम जो है गोल्डस्मिथ्स पोएम एंड कॉपर्स, यानी गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम, यानी गोल्डस्मिथ जो ओलिवर गोल्डस्मिथ एक पोइट था उसकी कविताएं, विलियम कॉपर एक पोइट था उसकी कविताएं, तो दोनों नाउन जो अलग अलग है दोनों में ही अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है जब कोई एक चीज दोनों से क्लोज करके दोनों को जोड़ करके बताई जाती है। कुछ ऐसे नाउन्स जो होते हैं आपके प्लूरल होते हैं लेकिन उनके बाद में एस ऐड नहीं होता है, तो उनका अपोस्ट्रोफी बनाने के लिए वही उनका प्लूरल वाला फॉर्म और उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, जैसे मेंस क्लब, मेन लिख दिया अपोस्ट्रोफी एस, मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक, तो इस तरह से है अपोस्ट्रोफी एस का अपन यूज करते हैं। अब जो लास्ट वाली चीज जो एक रह गई है इसमें, वो आपको मैं बता देता हूँ कि नाउन इन अपोजिशन का यूज किस तरह से होता है। अभी एग्जांपल था कि टैगोर द पोइट, या मैं कहूँ जैसे मेरा फ्रेंड है, कोई आपसे इंट्रोड्यूस करना है, तब मैं क्या करूंगा, उसका नेम और मेरे फ्रेंड दोनों को देखे, मीट माई फ्रेंड रवि, मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त से मिलो, अगर आपको ऐसा कहूँ मीट माई फ्रेंड तो आपको केवल पता चलेगा कि ये फ्रेंड है, अगर मैं कहूँ मीट रवि तो ये पता नहीं चलेगा कि रवि कौन है, इसलिए मैंने माई फ्रेंड और रवि दोनों नाउन को पास पास क्या कर दिया है, बैठा दिया, तो इस तरह से ये हो गया आपका नाउन इन अपोजिशन। और एग्जांपल देखिए, कबीर द पोइट, कबीर और द पोइट दोनों जो एक ही चीज हैं, पास पास बैठे हैं। कबीर द पोइट वॉज ए ग्रेट रिफॉर्मर, एक बहुत बड़ा सुधारक था। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये जो आपका कबीर द पोइट जो है, ये सब्जेक्ट का नाउन इन अपोजिशन आ गया। यहाँ पे मैंने जो फ्रेंड और जो रवि यूज किया है वो वर्ब के बाद में, यानी ऑब्जेक्ट का और उसका अपोजिशन आ गया। एक तो यानी नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट का, नॉमिनेटिव केस का अपोजिशन है, एक आपके ऑब्जेक्टिव केस यानी एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस का क्या है, अपोजिशन है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखता हूं मैं, विराट, विराट कौन, आवर कैप्टन। तो विराट और जो कैप्टन दोनों ही क्या है, एक ही नाउन है, दोनों पास पास बैठा दिए बताने के लिए, तो दोनों हो गए नाउन इन अपोजिशन। मैड 50 रन्स, विराट जो कि हमारा कैप्टन है उसने 50 रन्स क्या किए, बनाए। तो इस तरह से ये, इस तरह से अगर दो नाउन का पास पास यूज होता है तो नाउन इन अपोजिशन होता है। तो एक और नाउन का काम हो गया आपके सामने, क्या, नाउन इन
नाउन इन अपोजिशन। और देखते हैं कुछ यूज। अब नाउन जो है वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन का यूज कॉम्प्लीमेंट के, देखिए सरला इज ए टीचर, तो ये सरला जो है ये नाउन सब्जेक्ट है, ये बीच में वर्ब आ गई। ये वाला जो नाउन है टीचर जो है वो आपका है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी जब किसी नाउन के बारे में कुछ और जानकारी दी जाती है तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। सरला क्या है, टीचर है, तो सरला के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश इज, तो रमेश जो है उसके बारे में कोई कमेंट किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि रमेश क्या है कि डॉक्टर है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कैसे पता चले कि वो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वर्ब के बाद में या उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे देखो राम ईट्स मैंगो, राम जो है, अब राम के बाद में जो वर्ब आ रही है उसके बाद में एक नाउन आ रहा है, तो ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ईट वर्ब जो है वो किस पे इम्प्लाई हो रही है, उसका इफेक्ट मैंगो पे। यहाँ पे जो वर्ब आ रही है इज, ये आपकी इज है, वोज है, वर है, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं। इनके बाद में जो नाउन आता है वो आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है। या फिर ऐसे पता कर सकते हो कि लास्ट वाला जो नाउन है और जो फर्स्ट वाला जो नाउन है, अगर वो दोनों सेम है, जिनको अपन अल्टा पल्टी कर सकते हैं, तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट है, नहीं तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे टीचर कौन है, सरला, सरला कौन है, टीचर, तो इसका मतलब ये जो बाद वाला नाउन है इसका कॉम्प्लीमेंट है। रमेश कौन है, डॉक्टर, डॉक्टर कौन है, रमेश, दोनों को उल्टा पल्टी कर दिया, इसका मतलब आगे वाला जो नाउन है उसका कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बाकी चीजें में सब्जेक्ट जो होता है हमेशा ही आपका एक नाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ही नाउन होता है। अपोजिशन में नाउन आता है, पॉजेसिव केस जो होता है वो नाउन को होता है, लेकिन जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो बनाया जाता है वो हमेशा ही नाउन नहीं होता है। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है। जैसे तो देखिए एग्जांपल, सरला इज ब्यूटीफुल, तो ये जो सरला जो आपका एक सब्जेक्ट यानी नाउन आ रहा है, यहाँ पे ये जो वाला वर्ड आ रहा है ये आपका क्या है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो ब्यूटीफुल कौन, सरला, सरला कौन, ब्यूटीफुल, तो दोनों को यहाँ पे अल्टा पल्टी करोगे तो ये वाला ब्यूटीफुल वर्ड भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका, इस सब्जेक्ट का। तो मैं बताने जा रहा था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक नाउन भी हो जाता है और एडजेक्टिव भी हो जाता है। ये नहीं कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही है कि नाउन आए, बाकी में सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद ही हमेशा नाउन आता है, और जो अपोजिशन में होता है वो ही एक नाउन ही आता है। कॉम्प्लीमेंट कभी कभी एडजेक्टिव भी आकर के बैठ जाता है। तो ये तो वाला जो कॉम्प्लीमेंट था वो था आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, यानी सरला सब्जेक्ट है, इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे सरला इज ए टीचर, रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश जो सब्जेक्ट है उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो सब्जेक्ट के बारे में है। अब देखते हैं एक और सेंटेंस जिसमें जो आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सब्जेक्ट के बारे में ना आकर के ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। देखिए वी मेड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, वी इलेक्टेड मोदी पीएम, वी इलेक्टेड रमा कैप्टन, वी मेड रवि मॉनिटर, हमने
रवि को क्या बनाया, मॉनिटर बनाया। तो ये वी जो है सब्जेक्ट है, ये वाव, रवि जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन ये मॉनिटर वर्ब जो है ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में है, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मॉनिटर जो एक नाउन है ये कॉम्प्लीमेंट बन रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से एक जो सरला और डॉक्टर था, सरला टीचर था, वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का था। यहाँ पे रवि जो ऑब्जेक्ट है इसका जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है नाउन मॉनिटर, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से आपने देखा कि एक जो नाउन होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले बताया सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, और वर्ब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, और उस केस को ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस कहते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि नाउन जो है वो दूसरे नाउन के साथ पोजेशन बताता है, रिलेशन बताता है, ऑथरशिप बताता है, ओनरशिप बताता है। उस कंडीशन में उस नाउन के अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पजेसिव केस बना दिया जाता है, तो एक पजेसिव केस हो जाता है। एक अभी बताया दो नाउन जब पास पास बैठ जाते हैं तो नाउन इन्हें अपोजिशन हो जाता है। और अभी बताया नाउन जो होता है कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है, सब्जेक्ट का बन जाता है और ऑब्जेक्ट का बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, देखेंगे आपने, आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं सारे केस हैं एक बार फिर से आपके स्क्रीन पे बता देता हूं। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नाउन, नॉमिनेटिव एड्रेस और आपका पजेसिव केस। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखिए। इस तरह से आपका जो नाउन का जो चैप्टर है वो इस तरह से एंड होता है। अगर कोई चीज है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।